तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड विच इज़ व्हाट सेल। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है और किसी भी बिल्डिंग को या हाउस को बनने के लिए एक स्मॉलेस्ट यूनिट की ज़रूरत होती है। और किसी भी बिल्डिंग ब्लॉक का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या होता है बच्चों, एक ब्रिक्स। इन द सेम सेंस जब ब्रिक्स कंबाइन होते हैं तो ब्रिक्स के कंबाइन होने से एक वॉल बनता है, और जब कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल आते हैं बच्चों तो एक हाउस फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जितने भी इन द सेम सेंस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर के बनते हैं, और वो जो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे क्या कहते हैं बच्चों, हम सेल। जब कलेक्शन ऑफ सेल होते हैं और सेल कंबाइन होते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या बनता है बच्चों, टिश्यू। और टिश्यू के कलेक्शन से या कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू विल मोर मेक ऑर्गन्स। जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के बनते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है और हमारी बॉडी परफॉर्म होती है, हमारी बॉडी बनती है। इसके बाद आपकी जो बॉडी है इसका जो स्ट्रक्चर डिफाइन होता है ये भी एक सेल की वजह से डिफाइन होता है। और आपकी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं जैसे कि ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होना, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होना, ये भी एक सेल की वजह से होती है। ठीक है, अब जो सेल की खोज की थी, सबसे पहले जो सेल की खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। और रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी। और किस पे की थी, कॉर्क स्लाइस पे। कॉर्क स्लाइस पे रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। जो कॉर्क स्लाइस होते हैं जब उनको माइक्रोस्कोप के थ्रू से देखा गया तो कुछ इस टाइप के इनके अंदर ये सेल दिखे, छोटे छोटे गैप्स दिखे। इन गैप्स को उन्होंने सेल का नाम दिया। और तो सबसे पहले जो सेल की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी, और रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज 1665 में की थी। तो सेल के कुछ पॉइंट्स आते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो माइक्रोस्कोपिक यूनिट से मिलकर के बने, क्योंकि जब तक हम माइक्रोस्कोप के यूज़ नहीं करेंगे तब तक वो हमें शो नहीं होगा। और इसे क्या कहा गया बच्चों, सेल कहा गया। ये हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। जैसा कि मैंने बताया जितने भी हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर हैं वो सेल से ही मिल करके बनेंगे। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और जो भी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो सेल से ही स्टार्ट होते हैं, तब आपकी पूरी बॉडी ऑर्गन्स तक आते हैं। तो सेल की एक डेफिनेशन निकल के आएगी। तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर कोई व्यक्ति सेल के स्ट्रक्चर और उसके कॉम्पोजिशन पे स्टडी करता है तो उसको साइटोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सेल इज़ नॉन एज साइटोलॉजी। सबसे पहले सेल थ्योरी रॉबर्ट हुक ने दी थी, और उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो डेड कॉर्क स्लाइस पे किया था। इसी वजह से जो कहा जाता है कि जो रॉबर्ट हुक ने खोज की थी वो डेड सेल की खोज की थी। तो फर्स्ट लिविंग सेल की खोज की थी वो एवी लियोनहॉक ने किया था। फिर इसके बाद सेडन एंड स्वान, दो साइंटिस्ट आते हैं, वो सेल थ्योरी देते हैं और वो ये बताते हैं कि जितने भी प्लांट हैं और एनिमल्स हैं वो सब के सब एक यूनिट से मिलकर के बनते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल। और सेल क्या है, बॉडी का बेसिक यूनिट है। और जितने भी सेल हैं वो अगर बनते हैं, फॉर्म होते हैं, तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। अगर एक सेल है तो इससे ही आगे के सेल बनेंगे, फिर इन सेलों से नेक्स्ट सेल बनेगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है बच्चों सेल जो है, अगर हम उसको डिफाइन करें, उनको कैटेगरी वाइज्ड बांटें, तो जो हमारे सेल हैं उनको अगर नंबर के बेस पे डिवाइड किया जाए तो सेल दो टाइप के बनेंगे। नंबर 1 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, नंबर 2 मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल जो है वो सिंगल प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनि मीन्स 1। मल्टीसेलुलर वो सारे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं।
उसे मल्टीसेलुलर कहते हैं। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, प्रोकैरियोट, ये बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, पैरामीशियम, अमीबा। बट अगर मल्टीसेलुलर में जाएंगे तो हमारे पास ऑस्ट्रिच हो गया, प्लांट्स हो गए, हम खुद भी हो सकते हैं, हम खुद भी एक मल्टीसेलुलर के एग्जांपल हैं। यूनिसेलुलर में अगर आप इनका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेल नंबर यूनिसेलुलर का 1 होता है, मल्टीसेलुलर में 1 से ज़्यादा होता है। अगर कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है तो यूनिसेलुलर में जितने भी फंक्शन हैं वो सिंगल सेल ही करेगा क्योंकि उनके नंबर ही एक ही है। लेकिन मल्टीसेलुलर में बहुत सारे सेल हैं तो उनका जो फंक्शन होगा, डिफरेंट सेल विल परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब जिस सेल का जो भी फंक्शन होगा वो करेगा। अलग सेल है जैसे रेड ब्लड सेल है, उसका काम है ऑक्सीजन और फ्रूट का ट्रांसपोर्टेशन करना, तो वो वही करेगा। वाइट ब्लड सेल है, उसका काम है जर्म्स के अगेंस्ट लड़ना, तो आपका वाइट ब्लड सेल जो होगा वो जर्म्स के अगेंस्ट लड़ेगा। अगर डिवीज़न ऑफ लेबर की बात करें तो कोई भी काम है वो कब बटेगा, जब आपके पास मेंबर्स होंगे। तो यूनिसेलुलर्स में मेंबर होते ही नहीं है, अकेला ही सेल होता है, तो यहाँ पे यूनिसेलुलर जो होते हैं वो अपने डिवीज़न ऑफ लेबर को परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन मल्टीसेलुलर में अलग अलग सेल्स होते हैं, डिफरेंट सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो इनका जो फंक्शन होता है वो बढ़ जाता है। सेल स्पेसिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। रिप्रोडक्शन की बात करें तो जितने भी यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं वो सेम सेल से प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिससे वो प्रोड्यूस होते हैं। जैसे हमारे पास स्पर्म्स हैं, ओवम है और जर्म सेल्स हैं, ये रिप्रोडक्शन के लिए सेल यूज है। यूनिसेलुलर की जो लाइफ स्पैन होती है वो छोटी होती है, कम समय तक जीते हैं। मल्टी सेलुलर की जो लाइफ स्पैन होती है वो थोड़ी लंबी होती है, वो ज़्यादा समय तक जीते हैं। ये था सेल का नंबर के बेसिस पे डिवीज़न। सेल को अगर हम ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे डिवाइड करें तो जो सेल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड इज़ यूकैरियोटिक सेल्स। अगर आप इसको फिगर को देखो तो आपको प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज़ होगा वो स्मॉल देखने को मिलेगा, यूकैरियोटिक का जो साइज़ है वो बड़ा है। तो फर्स्ट डिफरेंस हमारे पास क्या आता है, प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वेरी माइन्यूट इन साइज़ होते हैं, यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं, लार्ज इन साइज़। प्रोकैरियोटिक सेल का जो ये वाला रीजन है जिसमें आप थ्रेड्स देख रहे हो, ये है इनका न्यूक्लियर रीजन, और आप देख पा रहे होगे जो इनका न्यूक्लियर रीजन है वो वेल डिफाइंड नहीं है। आप यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियर रीजन देखोगे तो ये होता है इनका न्यूक्लियस, और ये जो अपर लेयर होती है इसे बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो आपने देखा है प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है और इनके पास न्यूक्लियस है ही नहीं। ठीक है, तो सेकंड डिफरेंस आता है कि जो इनका न्यूक्लियर रीजन होता है वो सराउंडेड बाय, नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बट यूकैरियोटिक सेल जितने भी होते हैं इनके जो न्यूक्लियर रीजन होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं। आपने देखा प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस अब्सेंट है। तो आपका डिफरेंस पता चल गया एक ये कि जो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल में जब हम आगे पढ़ेंगे तो इनके न्यूक्लियस के अंदर आता है बच्चों क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम जो होता है बच्चों वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोसोम क्रोमेटिन से मिलकर के बनता है जिससे आपके इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज, जो आपके दादा परदादा की जो गुण होते हैं वो सारे गुण बच्चों में आते हैं। वो क्रोमोसोम आपके पास जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें सिंगल ही फॉर्म होते हैं और हमारे पास मोर देन वन होते हैं। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसमें मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। आप देखोगे तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो ऑर्गेनल्स हैं,
ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं, हम अभी आगे चल के इसके ऊपर पढ़ेंगे। गोल्गी बॉडी हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गए, साइटोप्लाज्म हो गया, अभी लाइजोसोम भी होंगे, राइबोसोम भी होंगे। तो इनके पास जो ऑर्गेनल्स होते हैं ना, इनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता। मेम्ब्रेन क्या होता है, एक लेयर होती है जो सेल ऑर्गेनल्स को लिक्विड पार्ट से या डिफरेंट सराउंडिंग से सेपरेट करती है। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स होते हैं, बट प्रोकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स नहीं होते। आप अगर इनका एग्जांपल देखो तो प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया और ब्रूगिन एल्गे। यूकैरियोटिक सेल के जो एग्जांपल है हमारे पास ऑस्ट्रिच और कोई सा भी प्लांट ट्री। सेल के अगर हम शेप और साइज की बात करें बच्चों, तो सेल का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं है। सेल का अगर आप अमीबा को देखोगे तो उसका कोई भी शेप जो होता है फिक्स नहीं होता, वो किसी भी शेप में होता है। इसके बाद अगर आप रेड ब्लड सेल का शेप देखोगे तो देखो सेल का डिस्कॉइडल शेप होता है, और मसल सेल जो होते हैं वो स्प्लिंडल शेप में होते हैं। जैसे ये सेल है, ये स्क्विमस एपिथेलियम है, इसका कोई शेप नहीं है, ओवल शेप है। सिलिएटेड शेप है, देखो इसका ट्रैकिया है, इसमें ऊपर की ओर कुछ सीलियास से निकले होते हैं। कॉमुलर शेप भी होता है। आपका जो रेड ब्लड सेल है ये डिस्कॉइडल शेप होता है, कुछ ब्रांच्ड शेप होता है। नर्व सेल है, बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल, इसका कोई शेप है तो ये है कुछ इस हेक्सागोनल टाइप का होता है, और एक स्ट्रिक सी निकली होती है, और ये ब्रांच्ड होते हैं तो ब्रांच्ड शेप भी होते हैं। तो सेल का जो कोई आप जनरली जितने भी सेल देखोगे तो उनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। सेल के अगर हम साइज़ की बात करें तो सेल इतने छोटे भी होते हैं जिसको अगर हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े, और इतने बड़े भी होते हैं जिसे हम अपने आँखों से भी देख सकते हैं। सेल का जो शेप है मिनिमम 0.2 mm टू 18 सेंटीमीटर तक वेरी करता है। अगर आप सेल के शेप को देखो तो सबसे लार्जेस्ट जो साइज़ का सेल होता है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है। ये लगभग 15 सेंटीमीटर डायमीटर से 8 सेंटीमीटर डायमीटर तक का होता है। लॉन्गेस्ट सेल जो होता है बच्चों नर्व सेल होता है, हमारी बॉडी में हेड टू ब्रेन से लेकर के पूरी बॉडी तक फैला होता है। और अगर आप स्मॉलेस्ट सेल की बात करो तो हमारे बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है वो पीपीएल होता है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा। ह्यूमन एग जो होता है जिसे ओवम बोलते हैं, ये फीमेल्स में पाया जाता है। इनका जो साइज होता है बच्चों वो 0.1 mm डायमीटर का होता है। mm मीन्स मिलीमीटर। सेल के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो मेनली जो सेल के कंपोनेंट्स है वो 3 कंपोनेंट्स हैं। अगर ये एक सेल है तो सेल की जो आउटर लेयर है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो सेल को बाहर की सराउंडिंग से दूर करता है। इसके बाद सेल के अंदर एक जेली लाइक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है बच्चों। और सेल के अंदर फिर एक प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो सेल के मेन 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। चलिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं बच्चों। सेल मेम्ब्रेन जो होता है इसे सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लीमा भी बोला जाता है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये एक लिमिटिंग बाउंड्री होता है जो सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म को इसके सराउंडिंग से। सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स और एनिमल दोनों सेल में पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सेल का, जो लाई करता है सेल वॉल। अगर कोई प्लांट सेल है तो उसके ऊपर सेल वॉल होगा, सेल वॉल के नीचे वाली लेयर जो होगी वो सेल मेम्ब्रेन होगा। लेकिन एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन के अगर हम फंक्शन की बात करेंगे बच्चों तो इनका जो फंक्शन होता है
ये क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। मीन्स अगर सेल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है उसको अंदर आना और बाहर जाने के लिए किसके थ्रू से होकर के जाना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होकर के जाना पड़ेगा। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, सेल के अंदर जितने भी कॉम्पोजिशन है उसको मेंटेन करने का वर्क भी करता है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों साइटोप्लाज्म पे। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है बच्चों, सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है जिसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये इसके अंदर जो ये लिक्विड और जेली लाइक जो पार्ट है इसके अंदर ये डिफरेंट ऑर्गेनल्स फ्लोट कर रहे हैं, जैसे गोल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया। ये सारे जो हैं एक लिक्विड पार्ट, सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसके अंदर फ्लोट करते हैं। सबसे पहले जो साइटोप्लाज्म की जो खोज की गई थी, डिस्कवरी की गई थी, वो कॉलिकर ने 1862 में किया था। सेल के अंदर जितने भी जो बायोसिंथेटिक और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती है वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। अगर जनरली आप इसके अंदर देखो तो दो पार्ट होते हैं, एक तो साइटोसोल, दूसरा सेल ऑर्गेनल। साइटोसोल क्या है, एक एक्वस सॉल्युबल पार्ट है जिसके अंदर जितने भी प्रोटीन वगैरह जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, और बाकी जो जितने अदर पार्ट जो है सेल ऑर्गेनल्स जो हैं बच्चों, सेल ऑर्गेनल्स में जितने भी लिविंग सेल के डेफिनेट लिविंग पार्ट हैं सेल के, जिसका डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर, फंक्शन वगैरह होता है। इसके बाद हम आते हैं बच्चों न्यूक्लियस पे। जो न्यूक्लियस है बच्चों, सेल के अंदर सबसे मेन पार्ट आता है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस क्या है, सेल का सबसे हेड है। ये न्यूक्लियस क्या करते हैं, जितने भी आपके वर्क होते हैं उसको डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है और सेलुलर एक्टिविटी पे परफॉर्म करता है। इसी वजह से सेल के न्यूक्लियस को हेड क्वार्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं। सबसे पहले जो सेल के न्यूक्लियस की खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी इन 1831 में। ये प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने बताया था आपको कि न्यूक्लियस अब्सेंट होता है और उनका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता। तो इन यूकैरियोटिक सेल अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, वेल इन प्रोकैरियोटिक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज अब्सेंट। सेल का फंक्शन अभी मैंने बताया, जैसे कि ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, सेल को, और रेगुलेट करता है सेल साइकिल को। ये हेल्प करता है ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ऐसा क्यों होता है, जो सेल के अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो बच्चों, इसे बोलते हैं क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन्स में पाए जाते हैं बच्चों क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के अंदर होते हैं डीएनए, और डीएनए क्या होता है बच्चों, हमारी बॉडी, हमारे जितने भी पेरेंट्स होते हैं उन पेरेंट्स से जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स होती है, हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक मतलब हमारी अनुवांशिकता करेक्टरिस्टिक, जो हमारे माँ बाप के अंदर आदतें होती हैं वो बच्चों के अंदर आती हैं। तो ये सारा कुछ न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के अंदर होता है बच्चों क्रोमोजोम, क्रोमेटिन के पेयर मिलकर के क्रोमोजोम्स को बनाते हैं, और क्रोमोजोम में होता है डीएनए। ठीक है बच्चों, फिर हम नेक्स्ट कुछ और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आपके पास आते हैं कुछ और सेल ऑर्गेनल्स। सबसे पहले जैसे आ गया गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी क्या है बच्चों, या गोल्गी एपरेटर्स क्या है, इसकी जो सबसे पहले खोज की थी कैमिलो गोल्गी ने की थी। कुछ ये इस टाइप का स्ट्रक्चर्स होता है, इसे बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं गोल्गी बॉडी में जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ना पैरेलल वेसिकल्स होते हैं, और कुछ पैरेलल होते हैं एक दूसरे के स्टैक्स के टाइप में, इसे सिस्ट्रेन बोलते हैं। और ये स्पेरिकल्स होते हैं, बहुत सारे लार्ज होते हैं। इनका जो मेन वर्क होता है, ये जो गोल्गी बॉडी है इसके ऊपर अगर आपसे पूछा जाए कि कितने मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन एक लेयर होती है हर ऑर्गेनल्स की, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है गोल्गी बॉडी। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर अब्सेंट मिलेगा आपको, और मेमेलियन और आरबीसीज के अंदर। गोल्गी बॉडी जो होता है वो हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स, और आपको जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल के अंदर जो ये बीच का जो पार्ट होता है जिसे मिडल लेमेला बोलते हैं, तो ये प्लांट सेल के अंदर होता है, इसको फॉर्मेशन करने में भी हेल्प करता है गोल्गी बॉडी। ये प्रोटीन और लिपिड्स को मॉडिफाई करता है, और ये जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको पैक्स करके पैक करता है प्रोडक्ट्स को इनटू वेसिकल एंड ट्रांसपोर्ट। इसी वजह से इसको पैकर ऑफ द सेल भी बोलते हैं, पैकर ऑफ द
ऑफ द सेल। तो गोल्गी बॉडी को आपको पैकेट्स ऑफ द सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। इसके जितने भी होते हैं देखो, ये अपसेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। इसकी जो डिस्कवरी की थी बच्चों कॉलिकर ने की थी एक इंसेक्ट के अंदर। मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी आपने फूड वगैरह खाया तो ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन, जब आप रेस्पायरेशन कर रहे होते हो तो इसमें से एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को स्टोर करके रख लिया जाता है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर स्टोरेज बैटरी कहते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका, मेन फंक्शन यही होता है, जब भी आप प्रोड्यूस होती है जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस कर लिया जाता है। एटीपी क्या होता है बच्चों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। नेक्स्ट आते हैं बच्चों राइबोसोम पे। राइबोसोम क्या होता है, ये एक साइट होता है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। तो राइबोसोम एक साइट है बॉडी सेल के अंदर जहाँ पे जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उसे सिंथेसाइज किया जाता है और उसे जो इसका मेन वर्क यही होता है। राइबोसोम आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज। नेक्स्ट आता है बच्चों राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है मेन साइट होता है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है और इसके बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे। राइबोसोम इज़ द मेन साइट वेयर द प्रोटीन सिंथेसाइज। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं ये सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं बच्चों, सिर्फ प्लांट सेल के पास होते हैं ये। प्लास्टिड 3 टाइप के होंगे मेनली हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है बच्चों, ये क्लोरोफिल कंटेन करते हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। और आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस जब होता है तो फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स होते हैं वो अपने लिए खाना बनाते हैं, फूड फॉर्मेशन करते हैं, जिससे वो प्रोड्यूस करते हैं और स्टोर करते हैं ग्लूकोज को। फिर इसके बाद आता है बच्चों क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये इसके अंदर कैरोटॉइड्स होते हैं जिसकी वजह से प्लांट्स के अंदर रेड, ऑरेंज और येलो पिगमेंट्स आते हैं। ये ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर फ्लावर और फ्रूट्स में पाए जाते हैं। फिर ल्यूकोप्लास्ट आता है, ये इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता, ये वाइट कलर का होता है और ये स्टोर करता है आपके अंदर जो प्लांट्स के अंदर जितने भी स्टार्च होते हैं उसको, फूड का सॉलिड फॉर्म होता है स्टार्च, उसको स्टोर करके रखता है। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों वोक्यूल। जो वोक्यूल होता है बच्चों ये प्लांट एंड एनिमल दोनों सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, बट प्लांट सेल में ये बहुत बड़े साइज़ में होता है, ये इसका जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, बिग होता है। लेकिन एनिमल सेल में इसका जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है। जो वोक्यूल होता है इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो स्टोर होकर के रहती हैं। जो आपका वोक्यूल होता है ये इसके अंदर ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड रीजन होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जैसे आपका वाटर और अदर सब्सटेंस को कंटेन करके रखता है। इस जो वोक्यूल होता है इसके ऊपर एक सिंगल लेयर होती है जिससे इस सिंगल लेयर को टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। सिंगल लेयर होता है हमारा वोक्यूल। और इसके बाद ये जो होता है एनिमल सेल के अंदर छोटे साइज़ में प्रेजेंट होता है और जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर ये बड़े साइज़ में होता है। प्लांट सेल के अंदर ये 90% जो साइज़ होता है सेल का वो कंटेन करके रखता है। ये हमारे जो सेल के अंदर है इसका फंक्शन क्या है, ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को और जितनी भी टॉक्सिक्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसको, उस प्रोडक्ट्स को ये कंटेन करके स्टोर करके रखता है वोक्यूल। फिर नेक्स्ट आते हैं बच्चों लाइसोसोम में। लाइसोसोम जो होता है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं बच्चों लाइसोसोम। लाइसोसोम्स जो होते हैं बच्चों इनके अंदर ना टिनी सैक ग्रेनुअल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे ये जो ग्रेनुअल्स होते हैं इनके अंदर एक एंजाइम्स होता है और लाइसोसोम के ऊपर एक सिंगल लेयर होता है। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं, हालांकि प्लांट सेल में कम होते हैं। इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका मेन फंक्शन जो होता है फेजी मीन्स डाइजेशन।
तो जब भी सेल डैमेज होता है या सेल को कोई नुकसान पहुंचता है तो ये इनके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो लाइसोसोम वहाँ जा कर के ना फट जाता है, और लाइसोसोम जब वहाँ पे फटता है तो इससे जो एंजाइम्स सीक्रेट्स होते हैं वो उस सेल को डाइजेस्ट कर जाता है, उस सेल को फिर खा जाता है या ख़त्म कर देता है। इसी वजह से जो लाइसोसोम है उसको सुसाइडल बैग या फिर एटम बम ऑफ द सेल भी कहते हैं। सुसाइडल बैग या फिर एटम बम ऑफ द सेल कहते हैं। तो इसका एक काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ डिस्पोजल करता है, ये हेल्प करता है डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल वगैरह समथिंग को। फिर नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम, नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है बच्चों, एक नेटवर्क मेम्ब्रेन होता है। ये इसकी जो डिस्कवर की थी वो पॉटर, क्लाउड और फुलम ने की थी। जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ये हर टाइप के सेल में पाया जाता है एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक एंड मैमेलियंस। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को कैटेगरी वाइज दो टाइप्स में रखा गया है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। कभी कभी आपने इसे बुक में SER के फॉर्म में लिखा दिखा होगा और इसे RER के फॉर्म में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है इसमें मेनली ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये हेल्प करता है स्टोरेज, लिपिड्स और पॉलीसेक्राइड्स को सिंथेसाइज करने में। ये राइबोसोम्स होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में अब्सेंट होते हैं, क्योंकि राइबोसोम हमने पढ़ा था ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में राइबोसोम अब्सेंट होते हैं। ये हेल्प करता है मेम्ब्रेन को वाइजनिस करने में। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है वो क्लेमेट्स और वेसिकल से मिलकर के बना होता है। ये हेल्प करता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में, और इसके पास राइबोसोम्स इसके सरफेस पे होते हैं, डॉट डॉट स्ट्रक्चर के टाइप के होते हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है उस पर रफ डॉट डॉट टाइप के एक जो डॉट्स डले होते हैं उसी को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के मेन वर्क को देखें तो यही एक ऐसा ऑर्गेनल्स है जो सेल के विद इन सेल के अंदर मूव करता है और पूरे चैनल को ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल बिटवीन द वेरियस रीजन्स। ये एक ऐसा सेल है जो आपको सिंथेसाइज करता है फैट को, स्टेरॉइड को और कोलेस्ट्रॉल को। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का मेन जो रोल है, क्रूशियल रोल है, ये डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स और पॉइजनस सब्सटेंस। जितने भी आपके बॉडी के अंदर पॉइजनस सब्सटेंस आ जाते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है। नेक्स्ट आता है बच्चों सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है और प्लांट सेल का आउटर मोस्ट लेयर है। तो और इसके बाद आता है इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले प्लांट है उसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है वो सेल वॉल होता है। ये एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। ये जो प्लांट सेल्स होते हैं उनको रिजिड, स्ट्रॉन्ग, थिक, पोरस और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो प्लांट सेल के अंदर जो रिजिडिटी, स्ट्रॉन्गनेस आती है वो सारी सेल वॉल के अंदर आती है। जो सेल वॉल जो होते हैं, जब ये सेल वॉल्स आके फॉर्म करते हैं तो इनका जो बीच का पोर्शन होता है इसमें ये जो बनता है इसे मिडल लेमेला बोलते हैं। अब सेल वॉल का जो मेन फंक्शन है वो क्या है बच्चों, ये डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ देता है और ये परमेबल होता है। परमेबल मीन्स सेल वॉल, अगर कोई सेल है और इसके ऊपर इस सेल वॉल की लेयर्स हैं तो ये जो लेयर्स होगी ये किसी भी सब्सटेंस को अंदर आने और जाने को अलाउ करता है, तो इसे बोलते हैं परमेबल्स होते हैं ये, और ये अपने आप ही रिपेयर और रीजनरेट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं बच्चों, जैसे कि हमने सेल ऑर्गेनल्स पढ़ लिया, सेल के अंदर के पार्ट्स पढ़ लिए, तो अब हम देखेंगे एक अगर प्लांट सेल है आपके पास और सेकंड एनिमल सेल है तो इसमें क्या डिफरेंस है। प्लांट सेल में आपने देखा होगा क्लोरोप्लास्ट होता है, बट एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है बट एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता। ठीक है, तो मेन डिफरेंस को हम पढ़ते हुए चलते हैं। जो प्लांट सेल होते हैं वो थोड़े से लार्ज साइज़ के होते हैं और इनका शेप रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल कुछ इस टाइप का होता है, ज्योमेट्रिकल शेप होता है। बट एनिमल सेल जितने भी होते हैं ये छोटे साइज़ के होते हैं और इनका कोई भी शेप नहीं होता, ये थोड़े इरेगुलर शेप के होते हैं या फिर राउंड शेप के मिलेंगे। प्लांट सेल के अंदर अभी हमने पढ़ा सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बट एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल अब्सेंट होता है। प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो किसी साइड में होता है, एक साइड की ओर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर जो वॉक्यूल होता है ना वो 90% जगह को कवर करके रखा होता है। ये वॉक्यूल का जो साइज़ होता है प्लांट सेल में बहुत ज़्यादा होता है
आप ये भी डिफरेंस लिख सकते हो, जो प्लांट सेल होते हैं उसमें वॉक्यूल का साइज़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन एनिमल सेल में वॉक्यूल छोटा होता है। इसी वजह से इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल के अंदर जो गोल्गी बॉडी होती है या गोल्गी एपरेटस होता है वो वेल फॉर्म नहीं होता, इसी वजह से इसको डाइटोसोम्स के नाम से भी जाना जाता है। एनिमल सेल के अंदर जो होता है वो गोल्गी बॉडी वेल फॉर्म्ड होता है। प्लांट सेल के अंदर हमने पढ़ा प्लास्टिड्स होते हैं, जिसके अंदर 3 टाइप होते थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। बट एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स अब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोजोम अब्सेंट होते हैं। सेंट्रोजोम जो होते हैं सेल डिवीज़न में वर्क करते हैं। तो सेल डिवीज़न तो प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है, बट प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोजोम नहीं होते, प्लांट और एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोजोम्स होते हैं। प्लांट सेल जो होता है उसका जो एक लार्ज साइज़ का वॉक्यूल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ही वॉक्यूल होता है और बहुत बड़े साइज़ का होता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे स्मॉल वॉक्यूल्स होते हैं। तो ये हमारे चैप्टर का एंडिंग था बच्चों। समरी में पढ़ते हैं, हमने पढ़ा सेल। सेल 2 टाइप के थे, एक यूनिसेलुलर सेल और एक मल्टीसेलुलर सेल। तो यूनिसेलुलर सेल वो थे जिनके अंदर सिंगल सेल था, एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम। मल्टीसेलुलर सेल वो थे जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स थे, जैसे मैन, काउ, डक, इंसेक्ट। सेल्स के अंदर हमने पढ़ा बच्चों सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर न्यूक्लियस पढ़ा था, तो एक प्रोकैरियोटिक सेल थे जिनको न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं बच्चों, और एक न्यूक्लियस जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइन था उसे यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो कौन कौन से ऑर्गेनल्स थे बच्चों? ये सेंट्रोजोम इन एनिमल, प्लास्टिड्स, वॉक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इट्स द एंड ऑफ चैप्टर बच्चों।